उसी के विश्लेषण पे आधारित है। GS2 में जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है, आप देखेंगे खंड 2 में खास करके बिहार के ज्योग्राफी और बिहार के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है और आप आसानी से उसको लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर वहां से आपको मिल सकता है। क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है बिहार का, वो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप खंड 2 में देखेंगे GS2 के, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पर, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है। जो आर्थिक विषमताएं हैं बिहार में, उसका क्या कारण, सभी लोग आर्थिक रूप से समान क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है और सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का कारण पूछ रहा है और साथ साथ आपको सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन समान प्रकृति का है और आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा था और हमें कितने मार्क्स मिले थे वो मैं आपको दिखा देता हूं। यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, और इसमें बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के विभिन्न कारण को हम निम्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, सबसे पहला कारण हमने उसका ऐतिहासिक कारण को लिया है। सबसे पहला कारण हमने क्या लिया है, ऐतिहासिक कारण लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण में है आपका है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में बरसों तक अंग्रेजों का शासन रहा और बिहार की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसने भी यहाँ के लोगों का शोषण किया। तो ये दोनों कारण जो था, तो सबसे पहले हम लोग इसको बांट करके ऐतिहासिक कारण में लिखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बिहार में सर्वाधिक शोषण हुआ। अगर आप अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो बिहार बंगाल ज्यादा शोषित हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि जो क्रांति की लहर सबसे पहले बंगाल में ही हुई थी और उस समय बिहार बंगाल एक ही था, जिसका परिणाम आज भी बिहार आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा है। ठीक है, ऐतिहासिक कारण लिखना है। उसके बाद दूसरा कारण भौगोलिक कारण, जो हमारा आर्थिक और सामाजिक विषमता है अभी भी, उसके पीछे दूसरा कारण भौगोलिक है। भौगोलिक में आप देखिएगा एक तरफ उत्तर बिहार क्या होता है, यहाँ पे देखिए बिहार के 38 में से 28 जिला बाढ़ प्रभावित हैं और शेष सूखा से प्रभावित हैं। इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया मैप बना करके, इधर सूखा है और इधर जो है बाढ़ प्रभावित है। उसके बाद 2000 में, जब नवंबर 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, ठीक है, तो विभाजन के बाद बिहार की स्थिति और चरमरा गई। यानी नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें क्षेत्र की दृष्टिकोण से 56% बिहार को मिला, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 75% बिहार के पास रहा। यानी जमीन हमें मिला 56%, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो हमें 75% बिहार का मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये असमानता का भी कारण हुआ। उसके बाद खनिज संपदा जो हमारे राज्य में था, उसका महत्तम भाग कहां चला गया, झारखंड को चला गया। यानी खनिज का लगभग 96% झारखंड को, जबकि 4% बिहार के पास रहा। विभिन्न अंतरों को हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। इस अंतर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो, ये कोई हमने नोट से छापा नहीं है, बल्कि हमने अपने मन से वहां पे एग्जाम के दौरान लिखा है, वो मैं आपको, और आपको भी लिखना पड़ेगा। अब कहेंगे इतना डाटा आप कैसे लिखे हैं,
तो देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ता है डाटा को, तब जाकर के आप अधिकारी बनते हैं। फिर भी नहीं बन पाते हैं अगर कहीं कहीं कमी छोड़ दिए तो, ठीक है। इसीलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो। क्षेत्रफल 54% है बिहार का और झारखंड के पास 46% है। जनसंख्या 75% बिहार के पास है और झारखंड के पास 25%। खनिज 4% ही बिहार के पास है, जबकि 96% कहाँ है? झारखंड में। उद्योग में 3% ही बिहार के पास है, 97% उद्योग कहाँ है? तो वो आपके झारखंड में, ठीक है। तो ये जो बंटवारा हुआ आपके राज्य का, वो कहीं से भी कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारा ये नहीं है। अब इसके पीछे केंद्र सरकार की का जो पार्टी है, वर्तमान सरकार जो भी होगा उसका हाथ हो, चाहे जैसे भी हो, या बिहार की राजनीतिक जो भी इच्छा शक्ति हो, क्योंकि वर्तमान पार्टी की उधर बहुमत कम था, इसलिए भी हो सकता है कि मैक्सिमम पार्ट जो है उसको अलग किया गया, जो भी हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बिहार को बहुत बड़ा धक्का दिया आर्थिक रूप से, ठीक है। किसी पार्टी विशेष का चर्चा हमें कभी भी आंसर राइटिंग में नहीं करना है, इतना याद रखेंगे। कृषि का पिछड़ापन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार का है कि आजादी के 70 दशक बाद भी बिहार में आज भी कृषि जो पुरातन व्यवस्था है, आदिम व्यवस्था के तरह ही आज भी बैल से आप देखेंगे खेती होता है। आज भी खेत में लोग गोआ या खाद जो गोबर है वही डाल रहे हैं, जैविक। आज भी लोग बीज जो है घर में ही तैयार करके बहुत लोग करते हैं, किसान लोग गरीब हैं, नहीं पैसा है तो। कहने का अर्थ है कि कृषि अति पिछड़ा है, ये भी बिहार को डेवलप नहीं किया। एक तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और उसमें भी जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, उद्योग धंधा नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ भी। उसमें केवल और केवल एक कृषि बचता है और वो भी उचित ढंग से समय के अनुकूल नहीं चल रहा है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसकी जनसंख्या का लगभग 70% कृषि पर निर्भर है, किंतु जीडीपी में इसका मात्र योगदान 18% ही है। 70% व्यक्ति बिहार का खेती कर रहा है, लेकिन जीडीपी जो ग्रॉस इनकम है वो मात्र 18% ही 100 में। यानी जितने लोग कृषि से जुड़े हैं उसके हिसाब से जीडीपी बहुत कम है कृषि का क्षेत्र का। तो कृषि का विकास नहीं है, इसका मतलब कृषि जो है मात्र जीवन निर्वाह है, बस खाने लायक उसको मिल जा रहा है, बस वही हो गया, सरप्लस नहीं है। कृषि के भी पिछड़ेपन के कई कारण हैं, उसको भी छोटा से शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया। भौगोलिक कारण, बाढ़ सुखाड़, संस्थागत कारण, भूबंदी चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन का लागू नहीं होना, सिंचाई सुविधा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, पूंजी का अभाव। इसको हमने लिख दिया कि कृषि जो पिछड़ा है उसके भी कई कारण हैं। इस कारण से भी बिहार में आर्थिक रूप से असमानताएं हैं, औद्योगिक विकास ना होना, स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक यानी 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे राज्य में उद्योग का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया। आज भी उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में बिहार का योगदान 2% ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके राज्य का इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो भी बहुत बड़ा कारक है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का। बिहार ऐसे नहीं गरीब है, बल्कि बहुत सारे कारक हैं जो जिम्मेदार कारक हैं। अब आ जाइए, छठा कारक है जनसंख्या घनत्व। बिहार की जनसंख्या घनत्व तो पूरे देश की जनसंख्या घनत्व से अधिक है। पूरे देश में जहां जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि औसत से बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तरफ पूरे देश में औसत जनसंख्या घनत्व मात्र 382 है, जबकि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व भी आपका जो है बहुत बड़ा कारक है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का। उसके बाद है अशिक्षा। बिहार में शिक्षा का अभाव है। 2011 के अनुसार मात्र यहाँ पे लगभग 61 पॉइंट समथिंग, आप 62% मान सकते हैं, मात्र शिक्षा है, जो काफी कम है। देश के औसतन शिक्षा से भी बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार में जो साक्षरता दर है लगभग 62% ही है औसतन, तो वो भी आपके पूरे देश के औसत से कम है।
तो शिक्षा के कारण भी बिहार अति पिछड़ा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या लिखा है, इन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं लाई है। क्वेश्चन का देखिए सेकेंड पार्ट में क्या डिमांड कर रहा था। क्वेश्चन डिमांड जो कर रहा था आपका, क्वेश्चन का डिमांड था सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। एक तो बिहार में जो आर्थिक सामाजिक विषमता का कारण, जो कि हमने आपको बता दिया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है अब इस समानता को सरकार के द्वारा कैसे दूर किया जा रहा है, सरकार कैसे इसको देख रही है और काम कर रही है इस पर। ठीक है, तो इन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजना लाई है, जैसे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016। इसके तहत बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने वाले को 7 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार का कर न लेने का प्रावधान किया गया है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में अगर आप स्थापना करते हैं बिहार में, या बाहर का भी कोई निवेशक निवेश करता है, उद्योग धंधा स्थापित करता है, तो 2016 जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है उसके तहत 7 वर्ष तक उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक सुविधा हुआ ना उसके लिए। तो इससे भी क्या होगा कि लोग यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे। चाइना, कोरिया या यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री क्यों खुला, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन बनाया। और अगर आप उस क्षेत्र में जाकर के कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं तो आपको वो बहुत छूट देता है, टैक्स नहीं लेता है, आपको बिजली हर हमेशा 24 घंटा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है। तो वो एक जोन बना करके चाइना ने, जापान ने, कोरिया ने दिया इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री लगाने वाले थे, तो लोग वहां जा करके इंडस्ट्री लगाए और उससे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो वो काम भारत भी करता है। और एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा था स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन से पूछा था, SEZ JPSC 68। तो कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछेगा कहना मुश्किल है। अब दूसरा है कि बिहार के सरकार के तहत मनरेगा कार्यक्रम को चलवाया जाता है, इसे पूरे देश में ही चलता है, लेकिन सरकारी योजना है तो केंद्र का ही योजना राज्य भी नाम बदल करके जारी कर देता है। आयुष्मान भारत योजना है तो राज्य अपने तरफ से कोई उसका नाम बदल देगा। तो केंद्र की भी योजना आप लिखिए, बिहार की भी योजना लिखिए, क्योंकि केंद्र का योजना है तो पूरे देश में तो लागू होता ही है। अब जैसे यहाँ पे मनरेगा, बिहार में सामाजिक आर्थिक सुधार में मनरेगा कार्यक्रम का विशेष महत्व है। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे बिहार में भी लागू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक BPL परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। बिहार में आर्थिक विषमता दूर करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है मनरेगा, बशर्ते कि मुखिया और जो गांव के प्रधान के द्वारा वो पैसा डकारा ना जाए। नहीं, मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों को ना दे करके सिर्फ कार्ड पे नाम लिखा करके आधा पैसा उनके अकाउंट में, आधा पैसा इधर उधर कर दिया। लेकिन सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी है लोगों का, BPL परिवार के एक सदस्य को। तो कहीं ना कहीं जो लोग भूख से मर रहे थे, जिनको रोजगार नहीं था, कम से कम 100 दिन का तो रोजगार की गारंटी है उनके पास। नहीं, तो मनरेगा कार्यक्रम भी सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी विभिन्न योजनाएं बिहार में लागू की गई है, अन्य राज्य में भी लागू है, जैसे लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। ठीक है, उसके तहत जो भी विधवा महिलाएं हैं जिनका पति का देहांत हो गया असामयिक, तो वो उनको सहारा देने के लिए कुछ फंड 400-500 जो भी 1000 मंथली दिया जाता है। ये भी एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा दूर करने की एक अच्छी पहल है सामाजिक असमानता। वृद्धा पेंशन योजना हो गया, 2-4 पेंशन का हमने नाम लिख दिया बस। इन माध्यमों से वृद्ध एवं निसहाय लोगों को मदद की जा रही है। ठीक, मुख्यमंत्री कौशल योजना आप देखते होंगे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसी प्रकार से
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना भी है। उसमें आपने 7 निश्चय जो है आपका, अभी तो 7 निश्चय 2.0 आ गया था, ठीक है। तो इसके तहत भी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत बड़ा फंड जो है 5,000 करोड़ रुपया का फंड जो है लगभग आपको 7 निश्चय के लिए दिया गया। तो उसमें मेन रूप से उसमें युवा को प्रशिक्षण देने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की भी बात है। तो उससे क्या होगा, सामाजिक असमानता दूर होगा। तो यहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उन्मुख बनाया जा रहा है। तो ये भी एक पहल है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कौशल योजना, जिसके तहत क्या हो रहा है कि जो भी युवा है उसको ट्रेनिंग देके रोजगार परक किया जाए। तो सामाजिक आर्थिक जो समस्या है उसको दूर करने का ये भी एक अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। अब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था, माता पिता के साथ खेत में काम करने चला जाता था भोजन के लिए, भोजन के अभाव में, तो अब क्या है कि अगर उसको भोजन मिल रहा है तो गार्जियन भी निफिकिर है, बच्चे को स्कूल में छोड़ करके चला जाता है। उसको लगता है कम से कम भोजन इसको मिल जाएगा। पहले तो ये था कि बहुत परिवार में एक ही शाम का भोजन बनता था, ठीक है। तो सरकार ने इस समस्या को देखा और मध्याह्न मिड डे जो मील योजना लाया। तो गरीब बच्चा कम से कम भोजन के लिए भी स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो मेन उद्देश्य बिहार सरकार हो या जो भी पिछड़ा राज्य है, उसका उद्देश्य है कि बच्चों को पहले स्कूल तक पहुंचाइए। जो एडमिशन 60% था अभी 100% है। मतलब बच्चा स्कूल तो जा रहा है ना 100%, कुछ नहीं तो कम से कम नाम लिखना और पढ़ना तो सीख जाएगा। और सरकार का यही उद्देश्य, सरकार का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको IIT पास करवाए और IAS बनाए। सरकार का उद्देश्य है कि आपको इतना समझ विकसित हो जाए जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए ये सब योजना है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि मिड डे मील के कारण पढ़ाई चौपट हो गया। ऐसे भी जो अच्छे परिवार के लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो सरकारी विद्यालय में भेज नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं, ठीक है। तो उनको सिर्फ बोलने के लिए मध्याह्न भोजन योजना से पढ़ाई खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे कि जो बच्चा कभी पढ़ नहीं पा सकता था, कभी लिख नहीं सकता था, अंगूठा छाप बनता वो जीवन में, वो कम से कम नाम साइन करना और पढ़ लिखना तो सीख रहा है। कम से कम ये तो सुधार हुआ, समाज का हर एक वर्ग का लोग पढ़ रहा है। तो इसको पॉजिटिव में ही लेना है, निगेटिव में नहीं लिखना है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में छात्रों के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है, मुफ्त में। उसके बाद जीविका दीदी के बारे में आप लोग सुनते होंगे बराबर। तो बिहार सरकार जीविका के माध्यम से लोगों में रोजगार तथा सहकारिता आधारित रोजगार देने का प्रयास कर रही है। जीविका दीदी बहुत सारा ट्रेनिंग देती है, फिर कुछ रुपया भी सरकार देता है उसके माध्यम से, और रोजगार कुछ भी आपका सेल्फ रोजगार कर सकते हैं उसके माध्यम से। छोटा छोटा घरेलू कुटीर उद्योग सिखाया जाता है उसमें। उसके बाद मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। जब लड़की पढ़ेगी तभी तो आगे फिर बढ़ेगी, तभी तो राज्य बढ़ेगा। तो एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक जो हमारे पास सामाजिक समस्याएं हैं उसको दूर करने का। पढ़ी लिखी महिला का बात अलग होगा, अनपढ़ मूर्ख का बात ही अलग रहता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी रहेगी तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम अच्छा करके अपना जीविकोपार्जन कर लेगी। इन योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के शिक्षा में मदद पहुंचाने का काम कर रही। जो लड़कियां दूर तक नहीं जाती थी पढ़ने, तो साइकिल दे दिया गया, तो वो एकदम साइकिल से दूर दूर स्कूल। पहले, अब तो हर एक गांव में हर एक जगह स्कूल बन गया है। पहले 3-4 गांव में एक स्कूल हुआ करता था, और दूर दूर से लड़कियां हो चाहे लड़के हो, हम लोग को भी याद है, हम लोग जब स्कूल जाते थे अपने, तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरीका से दूरी रहता था। सब गांव का बच्चा भी आता था। ऐसे मेरे गांव से तो बगल में था, 3 किलोमीटर में था, लेकिन फिर भी 3 किलोमीटर पैदल जाना मुश्किल है। वहीं जो गर्ल्स स्कूल था वो और 4 किलोमीटर दूरी पे था। तो 4 किलोमीटर पैदल चलना सबके लिए नहीं होगा। अगर साइकिल मिल गया तो उससे वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दी। तो ये सब भी है, विषमता दूर करने में मदद किया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया, जिसके तहत 10 लाख तक का ऋण सब्सिडी युक्त उद्यमियों को दिया जाएगा। नहीं,
जो उद्यमी योजना है 10 लाख का ऋण जो है इसमें दिया जाता है, जिसमें 5 लाख तो बिल्कुल मुफ्त होता है, महिलाओं के लिए तो 10 लाख मुफ्त है, जो पुरुष वर्ग है उनको 5 लाख मुफ्त में है, 5 लाख का ही बहुत कम ब्याज इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया या कर रही है। 19 नंबर दिया गया, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपको पेपर 2 में 50% मार्क्स अगर मिल रहा है, अच्छा मार्क्स है, खराब मार्क्स नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो हमने जो लिखा था अपने कॉपी में, ठीक है, देखो कितने पेज में है, जबकि 8 क्वेश्चन लिखना होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। 1 2 3 4 5 पन्ना हमने लिख दिया, ठीक है। 32 पेज लिखा है, 32 पेज पूरा फुल है। जननांकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? और UNFPFA के रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पे प्रकाश डालिए। अब यह टॉपिक सबसे पहला पार्ट है इसका, जननांकीय लाभांश कहते किसको हैं, क्या होता है जननांकीय लाभांश। दूसरा जो UNFP रिपोर्ट क्या है उसके बारे में। तीसरा पार्ट है भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त कर लेगा, ठीक है। भारत में बिहार में कब तक जननांकीय लाभांश की स्थिति बनेगी और बिहार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जननांकीय लाभांश से रिलेटेड। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा था और हमें कितने मार्क्स दिए गए। क्वेश्चन का पहला पार्ट था जननांकीय लाभांश क्या है। तो जननांकीय लाभांश का तात्पर्य है जनसंख्या के उस भाग से है जो कुल श्रम बल का कार्यरत जनसंख्या। अगर हमारे यहाँ 100 आबादी है तो उसमें कितनी आबादी जो श्रम में लगी हुई है, कार्य में लगी हुई है, काम कर रही है, उसी को हम बोलते हैं जननांकीय लाभांश। जननांकीय लाभांश की स्थिति तभी पैदा होगी जब आपका जनसंख्या कुशल है और काम में कर रहा है, ठीक है। तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं जननांकीय लाभांश। भारत में NSSO के अनुसार 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को ही श्रम बल के अंतर्गत रखा गया है। यानी 15 से 59 जो आयु के वर्ग के लोग हैं वही काम करते हैं। उससे ऊपर 60 में आप रिटायर हो जाते हैं सरकारी नौकरी में भी। उसके नीचे 14 वर्ष तक के आपको काम करने नहीं दिया जाता है, आप काम नहीं कर सकते लीगल रूप से। बीच का जो एज है 15 से 59 के बीच का है, वही कार्यबल या श्रम बल वाला एज है और उसी में लोग श्रम बल करते हैं, ठीक है। जननांकीय लाभांश इक्वल टू होता है श्रम बल बटे कुल जनसंख्या, यानी कितने लोग काम में लगे हुए हैं और टोटल जनसंख्या क्या है, उन्हीं का रेशियो जननांकीय लाभांश कहलाता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यही पूछ रहा था कि जननांकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको डिफिनीशन के तौर पे लिख दिया छोटा सा। अब हमने क्या लिखा वो देखिए। जनसंख्या किसी भी देश तथा राज्य के विकास हेतु प्रमुख भूमिका निभाती है, किंतु ये जनसंख्या कई बार नुकसान भी देती है। अगर किसी राज्य या देश को जनसंख्या से लाभ चाहिए तो उसे उस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिणत करना होगा और मानव संसाधन के विकास हेतु उसमें विभिन्न प्रकार के सुधार, जैसे शिक्षा के स्तर में, तकनीकी के स्तर में, औद्योगिक विकास के स्तर पे करना होगा। इस प्रकार से विभिन्न सुधार कार्य करके जनसंख्या को मानव संसाधन में बदला जा सकता है। जो आपका जनसंख्या है वो मानव संसाधन तब कहलाएगी जब वो कुशल होगी, पढ़ी लिखी होगी, काम करने लायक होगी, तभी वो रोजगार करेगा, काम करेगा। जैसे कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको कॉल सेंटर का रोजगार देना है तो उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए, BPO का, KPO का। तो वही जनसंख्या जो भीड़ था
वो बदल करके मानव संसाधन में बदल जाता है। UNFPA के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2046 तक जो है यह लाभांश देखने को मिलेगा, यानी बिहार की आबादी जो है मानव संसाधन में परिणत हो जाएगी। अभी पूरे देश में बिहार सबसे युवा आबादी वाला राज्य है। इसकी औसत आयु 29 वर्ष है। ऐसे में यदि बिहार के जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो इससे SGDP में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। बिहार सरकार अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन के उपयोग पे जोर दे रही है। देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा था, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पे प्रकाश। देखिए आंसर राइटिंग जब भी होता है ये नहीं कि अब जनसंख्या लाभांश पूछा तो एकदम जनसंख्या के बारे में कारण परिणाम लिखना शुरू कर। इसको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट में क्वेश्चन है, और चारों पार्ट का डिमांड पूरा कीजिएगा तब 38 में से 19 नंबर देगा हाईएस्ट। उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। यहाँ से पेपर 2 है, 120 22 कितना को 80 85 पे घोल्टा देता है, ठीक है, बाद में छटपटाते रहिए, ठीक है, 100 टपने नहीं देता है। पेपर 2 है, इतना आसान पेपर नहीं है ये जितना आप लोग समझ रहे हैं। इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा तब जाके औसतन 130 तक लाइएगा, उससे कम में तो कुछ उपाय नहीं है। बिहार सरकार अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन का उपयोग पे जोर दे रही है। फिर वही बात लिखना है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, क्योंकि अब सबको रोजगार के उन्मुख बनाना है। ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में लगभग क्वेश्चन सेम प्रवृत्ति के ही रहते हैं। इसके द्वारा युवाओं को कंप्यूटर तथा कम्युनिकेशन स्किल दी जा रही है जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सके। दूसरा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके तहत बताई थे सब्सिडी युक्त ऋण देने की बात की जा रही है, मतलब दिया जा रहा है, प्रावधान है। जीविका विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वरोजगार की शिक्षा दी जा रही है। BPO जैसे संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत बिहार सरकार बिहार में विभिन्न IT कंपनियों के BPO हेतु विशेष छूट दे रही है जिससे बाहरी कंपनी अपना उद्योग बिहार में लगाए। मनरेगा कार्यक्रम, विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे पक्की गली सड़क योजना, हर घर नल का जल योजना, ठीक है, में युवाओं को रोजगार देकर मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग किया जा रहा है। कृषि तथा पशुपालन हेतु ऋण दिया जा रहा है किसानों को, खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए KCC ऋण दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण। पशुपालन हेतु भी ऋण दिया जा रहा है। तो इन सब माध्यमों से सरकार श्रम बल को मानव संसाधन में बदल रही है जो भावी बिहार के विकास में सहायक हो। कितना नंबर दिया? 18, ठीक है। तो 18 19 50% नंबर आपको, उससे ज्यादा यहाँ से स्कोर नहीं हो, ठीक है। तो हमने आज 2 क्वेश्चन आपको बताया।